बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, एक देश एक चुनाव को लेके। ये बहुत प्रिय जुमला है मोदी जी का और अमित शाह जी का। ये वन नेशन वन मार्केट इन्होंने पहले किया। इन्होंने तमाम सारी चीजों के ऊपर एक साथ जो है वन नेशन तो एक, असल में जो इनका पूरा सोच है वो वन नेशन वन लीडर वन लैंग्वेज, ये सब पूरे सोच का इनका हिस्सा है। लेकिन अब मामला बहुत गंभीर हो गया है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी उसने रिपोर्ट सौंप दी जो है मुर्मू जी को, और उन्होंने जो है कैबिनेट को रेफर कर दी, कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। तो अभी ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अब ये जुमला है या हकीकत, ये तो एक बात है, लेकिन जो भी कुछ हो इसका असर क्या पड़ने वाला है। इस समय जब देश के अंदर चर्चा, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जब ये चर्चा पूरे देश के अंदर अहम मुद्दा बन चुकी है, और इस देश में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब इसी मुद्दे को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही थी मोदी साहब, वो 240 पर सीमित केवल और केवल इसीलिए कर दिए गए कि ये लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो फिर ये जब लेकर के आ गए वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका लोकतंत्र से क्या संबंध है, संविधान से क्या संबंध है, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे क्या संबंध है, चुनावी जो राजनीति का अनुभव है पिछले 76 साल का उससे क्या संबंध है, कौन इसका पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है और क्यों है। इन सब बातों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, और बहुत ही समृद्ध पैनल हमारा है। बहुत जो देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, वो सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबका एक तो मैं एक साथ स्वागत करता हूं। फिर हमारे प्रोफेसर शिवाजी पवार साहब हैं, सरकार साहब है। सरकार के सामने सभी झुकते हैं। अब हम लोग तो लेकिन सरकारों पर भी सवाल उठाते हैं, तो सरकार साहब से हम सवाल भी पूछेंगे आज। फिरोज मीठी बोरवाला साहब भी हमारे साथ में हैं तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट, लेकिन इन्होंने और धनंजय जी ने 2019 में जो एक सिलसिला शुरू किया था, मैं कहूँगा एक बीज रोपने का जो काम किया था, जिसको लेके दिल्ली के अंदर कई सारी मीटिंग्स भी हुई थी, पूरे देश में हुई थी, इन्होंने यात्रा भी किया था। इस सब के अंदर हम भी इनके भागीदार थे। और तो उसका भी अब आज जिक्र होगा। फिरोज भाई का के साथ में बातचीत करेंगे, धनंजय जी के साथ बातचीत करेंगे। अभी जो चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसको लेकर के उसके रेफरेंस में भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। प्रोफेसर साहब जाना माना चेहरा हैं, हमारे सभी बहुजन संवाद के जो दर्शक हैं उन्हें भली भांति जानते हैं। अभय साहब जो है पत्रकार भी हैं और एक विश्लेषक भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में राहुल गायकवाड़ साहब जुड़े हैं, और राहुल जी ने तमाम सारे इस मुद्दे को बहुत विस्तार से लोगों के बीच में रखा है, और इस समय उसकी वो बहुत चर्चा हो रही है। तो मैं सबसे पहले, और हमारे को होस्ट के तौर पर, एक्चुअल तो होस्ट जो है वो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी रहते हैं, मैं भी कभी कभी आ जाता हूँ इसमें। तो अभी राहुल जी हैं हमारे साथ में। राहुल जी से मैं शुरू करना चाहूंगा कि राहुल जी आप थोड़ा ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। कितनी बढ़िया बात है, एक देश में सब एक जैसा होना चाहिए, एक ही रंग चले, एक ही नेता चले, एक ही पार्टी चले, एक ही भाषा चले, सब कुछ खत्म। कोई राज्य की जरूरत नहीं है, कोई अलग अलग किस्म की बात नहीं, सब एक ही होना चाहिए। बताइए राहुल जी। जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए राहुल जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मुझे 2014 के बाद आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, बोलें बोलें।
हाँ, 2014 के बाद देश में है कि जितने भी बातें हो रही है जुमला की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही। और ये भी ऐसा ही मुद्दा है कि कोई मतलब देश को आगे बढ़ाने वाली चीज नहीं है उसमें, या कोई इसकी तरक्की करने वाली नहीं है, विकास करने वाला नहीं है, देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई है, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। हम लोग जानते हैं कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में जमा हो जाएगा, 2 करोड़ सर लोगों मैं को रोजगार दिया जी मैं ये चाह रहा हूँ कि जाए, रोजगार स्पेसिफिकली दिया। इसी विषय पर बात हो, राहुल जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, रोजगार दिया जी वो जाएगा। सीधे उसी पे आ लेकिन जाइए आप, अनुरोध ये है ये क्योंकि कुछ हम नहीं हो लोग रहा इसी है। पे जी। और वैसे ही इन सारे मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए देश में कुछ ना कुछ चलना चाहिए। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो मुद्दा आ गया है, उसकी कमेटी बन गई, उसका रिपोर्ट भी आ गया। अब ये सत्र में भी आ जाएगा और उसमें बहस हो जाएगी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जुमला है। आपने बहुत ये शीर्षक जो दिया है अपने आज के डिस्कशन को, बहुत सही डिस्कस शीर्षक दिया है। ये जुमला है कि हकीकत है। तो उसमें ये सरकार और ये जो अभी मतलब 10 साल से जो चल रहा है, इससे हकीकत का कोई संबंध नहीं है। ये खाली जुमले की बात है, ये जुमला चलेगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि कभी भी 2000 1952 से इस देश में चुनाव हो रहे हैं और ये मुद्दा कभी आया नहीं है। 2000 1952 में जब चुनाव की बात आ गई, सार्वत्रिक चुनाव की बात आ गई, तो उस समय में देश में बहुत बड़े बड़े नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे। उनके दिमाग में तो सोच आई नहीं है। आज जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है, तो लोकसभा का चुनाव जो है कि एक ही बार होता है, एक ही साथ पूरे देश में होता है। हम लोग जो है कि लोकसभा का चुनाव है कि उसको मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव के साथ असेंबली का चुनाव, ये सब चुनाव को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? इतनी हमारी मतलब कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था पावरफुल है कि नहीं है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है ये सरकार को। दूसरी बात मैं आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका कि 2019 में महाराष्ट्र मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो 4 चरणों में हुआ। 2024 में हुआ तो चुनाव जो है 5 चरणों में हुआ। तो 1 महीना चुनाव चला है। तो ये जो है कि सरकार चुनाव ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है। और ये और देश में पहली बार हो रहा है। इसके पहले है ना कि 1-1 महीना चुनाव नहीं चलता था। तो ये सरकार जो है चुनाव करना नहीं चाहती, ठीक से देश चलाना नहीं चाहती है और इसलिए ये सब जी जुमले जी लाती है। राहुल जी। उसमें लोगों को अड़काना चाहती है, फंसाना चाहती है, जी उससे ऊपर बात करना चाहती है। ये कुछ करना नहीं चाहती है। जी बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। आपने बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपने उठाए। मैं धनंजय जी के पास चलता हूं और धनंजय जी से मैं जानना चाहता हूं कि असल में इसके अंदर क्या खतरे निहित हैं। आप क्या खतरे देखते हैं पूरे देश में एक साथ चुनाव होने के? क्योंकि पहले तो एक साथ चुनाव हो ही रहे थे, तब कौन सी क्रांति हो गई जो बीच में रुक गई और वो फिर से करने की जरूरत है? इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? क्योंकि मोदी जी कोई काम जो है सीधा सीधा नहीं करते, वो हिडन एजेंडे के साथ करते हैं। बताइए। जी, इस मुद्दे में एक पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी का सबसे विरोध है वन नेशन वन इलेक्शन इस संकल्पना से। और इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई थी, उसका मूल उद्देश्य था कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना, लोगों का उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार देना। लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि 14 से लेके 24 तक, अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसके बारे में आपने कहा कि मोदी जी एक तो संसद में उपस्थित नहीं रहते, तो बार बार चुनाव के लिए प्रचार में जाना उनको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये चुनाव करने का जो प्रक्रिया है, एक ही बार प्रचार करें 5 साल में, फिर बचे हुए जो 4.5 साल रहेंगे वो दुनिया घूमेंगे, उनको जहां जाना है। ये अत्यंत सिंपल उनका एक सोच है। इसके लिए विरोध का कारण मुख्यतः यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से पूरी जो पावर है उसका सेंट्रलाइजेशन होगा, पूरे अधिकारों का, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सोच के खिलाफ है। दूसरी बात,
जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, उनके लिए ये फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, ये इक्वल इक्वल फील्ड नहीं होगा उनके लिए। तीसरी चीज, इसकी जो कीमत क्या होगी, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अपने पास है नहीं, और इसीलिए लोकसभा का चुनाव भी अलग अलग चरणों में माननीय चुनाव आयोग ने लिया था। तो ये जो फैसिस्ट सोच है बीजेपी की, उनको देश के ऊपर एक पूरा कंट्रोल चाहिए। इसकी वजह से वो उनको जो नीतियां इंप्लीमेंट करनी है वो सहज रूप से करे, ये उनकी सोच है। लेकिन भारत एक देश है, मतलब इसके वन नेशन वन इलेक्शन ये संकल्पना सिर्फ भारत में अभी इन्होंने लाई है, दुनिया भर में कई जगह पे इसके बारे में बोला जाता है। भारत की जो विविधता है, भाषावार लोगों का कल्चर है, संस्कृति है, अलग अलग मुद्दों का अगर ध्यान रखे तो वन नेशन वन इलेक्शन ये भारत की जनता के उनका जो कल्चर है उसके खिलाफ रहेगा। वही तो नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो दुनिया है, दुनिया का कल्चर अलग है, तो देश का कल्चर या कलर अलग है, बहुरंगी सतरंगी ये देश है। तो उसमें सिर्फ अगर पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही कलर पे कलर लगा के देश बनाने की संकल्पना जितनी मूर्खता वाली कल्पना है, वैसी ही संकल्पना वन नेशन वन इलेक्शन की है, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने आम आदमी पार्टी का जो इस पर स्टैंड है वो आपने सबके सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं अब फिरोज मिठीगुरवाला जी के पास आता हूं। आपको इसमें किस तरीके की आपत्तियां हैं फिरोज भाई? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। जी जी, ये प्रॉब्लम एक तो है कि बोलिए। वन नेशन वन इलेक्शन वन ईवीएम पे होने जा रहा है, वो सबसे बड़ी आपत्ति है। और ईवीएम का मतलब ही होता है एवरी वोट फॉर मोदी, तो उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पूरी भूमि तैयार हो गई है, जनता तो लड़ाई के लिए तैयार थी पहले से, कोई ईवीएम में मानता ही नहीं है, ना उनका साइड ना हमारा साइड। तो अभी तो मार्केटवाड़ी गांव से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में बैलेट पेपर की डिमांड आ रही है। मैं उस पर वापस जाता हूँ। बेसिकली मुद्दा है कि जो भारत में चल रहा है कि स्टेट की सरकारें कभी चलती है, कभी गिर जाती है, कभी गिराई जाती है। तो जब आपको इलेक्शन करना है सेंटर और स्टेट का, तो ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। और उसके साथ आपको उसके लिए जो अमेंडमेंट्स लाने होंगे संविधान में, आर्टिकल्स 83, 85, 172, 174 एंड 356, जहाँ ये डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली की बात आती है, तो ये प्रैक्टिकल है नहीं, ये छोड़ा गया है, मगर वास्तव में ये हो नहीं पाएगा। एक वो बात। दूसरी बात है कि वो लोग यही चाहते हैं कि एक बार से एक साल में 5 बार में एक ही चुनाव हो। तो ये बीच में जो इलेक्शंस आते हैं, जहाँ फोकस आता है स्टेट की इलेक्शंस पे, नेशनल इलेक्शंस पे, एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है, वो चेक बैलेंस हटाना चाहते हैं। और अगर स्टेट और नेशनल इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो नेशनल इश्यूज डोमिनेट होंगे, जो स्टेट के इलेक्शंस है वो फिर पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए ये स्टेट और नेशनल इलेक्शन को साथ में करना देश के लिए ही अच्छा नहीं है। और उसके साथ में ये बोलना चाहता हूँ सुलम जी के महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हुई है ये इलेक्शन के दौरान, कि 288 सीट में से सिर्फ 48 सीट्स मिली है महा विकास आघाड़ी। और अनबिलीवेबल अमाउंट, मतलब लोकसभा के चुनाव में 0.7% के लीड से ही जीती थी। 48 में से 31 सीट, 32 सीट जो महा विकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन को जो मिला। तो 4 महीने में ऐसी कौन सी बड़ी परिस्थिति बदल चुकी है कि 14% का वोट का फर्क अभी आ रहा है इनके पक्ष में, बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में। तो जब एक इतनी बड़ी जीत होती है तो फटाके पेड़े बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र स्टेट ऑफ शॉक में है। मगर एक छोटा गांव उठता है मार्केटवाड़ी, बोलता है कि हमको इलेक्शन मंजूर नहीं है, हम बैलेट पेपर पे करके बताएंगे। स्टेट इतनी डरी हुई है कि इलेक्शन कमीशन पुलिस को भेजता है मार्केटवाड़ी, वो पूरे बैलेट पेपर पे चुनाव को, इतने डरे हुए महाराष्ट्र की है सरकार। नासिक में वारकरी समाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अलग अलग गांव में मशाल की यात्रा चल रही है।
इस बार फर्क ये है सुगम जी कि आप धनंजय ने और आप थे ही साथ में से हमारे जो सम्मेलन हम लोगों ने दिल्ली में किया था, आपके बिना वो होना नहीं था। और बॉम्बे में जो हम लोगों ने आजाद मैदान से लेकर बड़ी पब्लिक मीटिंग की थी तुरंत 2019 के चुनाव के बाद, मराठी पत्रकार संघ में 200 की कैपेसिटी है, 500 लोग आ गए थे। इतना बड़ा हो गया था, हम लोग भी चौंक गए थे कि ये कितना हो गया था। तो द पॉइंट इज, मैं 2-3 मुद्दे यहाँ कहूंगा। एक तो उसी मीटिंग में हरिप्रसाद आए थे जिन्होंने ईवीएम का हैकिंग करके बताया था 2011 में कि जब ईवीएम से हैकिंग हो सकता था, अभी ईवीएम से हैकिंग नहीं हो सकता। अभी पूरा जो यंत्रणा जो उनके कंट्रोल में है वो वीवीपैट मशीन है, जहां सिंबल लोडिंग फाइल होती है और उसी में प्रोग्राम लोड होता है। उसका पूरा फिजिकल हमारे पास वो सेटअप है, जहां हम लोग अभी इसका प्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ने आदित्य ठाकरे के लिए किया, हम लोग ने जयंत पाटिल के लिए किया है, कल हम लोग शरद पवार जी को मिलने वाले हैं। और जो मेरी आपसे बात हुई कि हर एक पार्टी के लीडर को हम लोग जाके बताने के लिए तैयार है, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो ममता हो। आज तो एक अच्छी बात हो गई थी, प्रियंका गांधी ने भी बैलेट पेपर की मांग की है, खड़गे जी ने भी कर ली थी, राहुल गांधी ने भी कर ली है। तो अभी राजनीतिक दल जो समझते हुए भी इस पे पोजीशन नहीं ले रहे थे, महाराष्ट्र के चुनाव ने उनको भी मजबूर कर दिया है कि अगर आप लेते हो पोजीशन तो स्वाभाविक हो गए, नहीं तो यहाँ तो अभी कोई पॉलिटिक्स का मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आपको फडणवीस को कांटेक्ट करना है कि भाई वीवीपैट में मेरा भी नंबर लगा देना ताकि मैं जीत जाऊं। ये हाल हो चुके हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के। तो आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उन्होंने लाया जरूर है, मगर अभी जो मुद्दा आया है कि ईवीएम नहीं चाहिए, वी वांट टू ब्रिंग बैक द बैलेट पेपर। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम ही है पीपल्स मूवमेंट टू ब्रिंग बैक द बैलेट पेपर। पीपल्स मूवमेंट टू ब्रिंग बैक द बैलेट पेपर, एक्चुअली मैंने लिखा था फिरोज बैलेट पेपर वाला, मेरे नाम में बदलने वाला होगी, फिरोज बैलेट पेपर वाला नाम होने वाला, मीठी बोर वाला नहीं रहेगा अभी। सो द पॉइंट इज के इतना बड़ा जन उठावे महाराष्ट्र में कि हमारे लिए ताजुब की बात नहीं है। वी आर नॉट सरप्राइज धनंजय, वी आर नॉट सरप्राइज, नॉट यू आर सरप्राइज कि ये हुआ है। मगर दिक्कत यही थी कि क्या राष्ट्रीय जो पार्टी है वो सड़क पे आएगी। और उसमें भी आपको अच्छी न्यूज बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करना पड़ेगा, करे, इलेक्शन कमीशन पे जाना करेगा, करे। मगर हम लोग ने आदित्य ठाकरे, जयंत पाटिल और कल हम लोग शरद पवार को वही बोलने वाले कि जब तक 5 लाख लोग बंबई की सड़कों पे नहीं आते तब तक हम लोग ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। एक दिन लाइए। तो आदित्य ठाकरे बोले हम लोग 3 दिन बिठा सकते हैं लोगों को। तो अगर 5 लाख लोग 3 दिन बंबई की सड़कों पर बैठ गए, धनंजय शिंदे का बोलना है कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है वही बाल ठाकरे का भी है, उसी दिन पे अगर महाराष्ट्र की जनता आ जाती है बंबई में। और दिग्विजय सिंह से बात हुई, वो भी कांग्रेस में पहले से लड़ ही रहे थे। दिग्विजय सिंह बोले हम लोग दिल्ली में भी ये करेंगे। मैं बोला अगर देश के बड़े शहरों में लाखों लोग को अलग अलग राजनीतिक दल उतार पाए तो हम लोग ये पूरे देश में से ईवीएम पैट निकाल पाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो वो करते रहे, जी जी इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो ये हमको करवाना है। और अभी ये जीत हम लोग, वी कैन विन दिस बैटल। जी जी फिरोज भाई, आपको सलाह ये है कि आप जारंगे पाटिल से मुलाकात करिए और आप जो है सीएनआरसी वाले जो लीडर्स थे उनसे मुलाकात करिए, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों को बम्बई में इकट्ठा किया था। उनकी कैपेसिटी है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देश के अंदर तमाम सारे अलग अलग ऐसे लोग हैं जिनकी एक जिसे कहते हैं क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है। हालांकि ये पार्टी केवल और केवल इतना है कि जैसे आपने सुझाव दिया, मैं एक ही सुझाव दूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन ये तय कर ले 28 पार्टियां हैं इसमें और 28 पार्टियां 28 सभाएं इस देश में कर ले जिसके अंदर ये सब नेता रहें, तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा माहौल इस देश के अंदर बदल जाएगा। फिर हो सकता है जनता चल दे चुनाव आयोग को घेराव करने और फिर जो है राजीव कुमार को इस देश से जो है भागना पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है। सर मैं आगे चलता हूँ। प्रोफेसर शिवाजी पवार साहब से जो है, शिवाजी सरकार साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आपने अभी 3 साथियों की टिप्पणी आपने सुनी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉन्सेप्चुअली ये कहना वन नेशन वन इलेक्शन, मैं मानता हूं ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत को एक मुल्क माना है, नेशन नहीं माना है। कि फ्रेजिंग जो है ये अपने आप में सही नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ और हम सभी समझ रहे हैं क्या दिख रहा हो। हिंदुस्तान एक नेशन नहीं है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नेशन। फिरोज भाई आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लो।
नहीं नहीं, आपने ही फिरोज भाई से कहा मैंने जी, रेजोनेंस आ रहा था जी, बोलें। तो हम नेशन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस हम नहीं है, कल्चरली वी मे बी, अदरवाइज वी मे बी। तो ये कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन, मैं समझता हूं ये अपने आप में संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इस मुल्क में एक इलेक्शन एक साथ नहीं होते थे? होते थे। 1952 का चुनाव अगर देखें, हमने साथ कराए, सारे स्टेट्स के साथ हुए, आपके केंद्र के साथ हुए, लोकसभा के सब साथ में इलेक्शन। ये कोई नई बात तो नहीं है, पर परिवर्तन कहां से आया ये भी देखिए। 57 का जब चुनाव, दूसरा चुनाव हुआ, केरल ने वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनाई, और वो कांग्रेस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई। 1959 में वो सरकार बर्खास्त हुई और दोबारा चुनाव हुआ। तब से कभी भी केरल का चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ शायद ही कभी हुआ। 1967 पे आ जाते हम। 1967 में कांग्रेस की जिस तरह से पॉपुलैरिटी गिरी, ऑपोजिशन की बढ़ी, जोड़ तोड़ की राजनीति बढ़ी, कांग्रेस के लोग निकल के आए, और उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसा दौर आया, कई स्टेट्स में 3 महीने 6 महीने में भी चुनाव कराने पड़े। और वो जो सिलसिला होता था एक साल होने का, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये नहीं कहा है कि मैं एक साथ चुनाव करना है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। और कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था उनको भी पता था, उनको सारे दूसरे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, बनाया था, सारी चीजें थी कि चुनाव एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक साथ होना अपने आप में कोई अच्छाई नहीं है, ना होना कोई बुराई नहीं है, पर चुनाव लगातार होते रहना चाहिए, चाहे स्टेट्स के हो या केंद्र के हो। इस देश में होता रहा। अभी भी दूसरी चीज है, जब 1967 के बाद जो है, जब हम राजनीतिक दलों से हम बात करने लगे, तो राजनीतिक दलों ने एक तरह से राहत की सांस ली कि हमें 2 चुनाव एक साथ नहीं कराने, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, बड़ा हो या छोटा हो, इतनी लॉजिस्टिक्स उनके पास कभी नहीं होती है। तो उन्होंने एक राहत की सांस ली और उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, 2 चुनाव अलग अलग होंगे, उसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेके बाकी सारा जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट किसी पार्टी के लिए होता है वो आसान होता है। पैसे के भी इंतजाम करना होता है, वो भी कहीं ना कहीं अलग से अलग मैनेज करना आसान होता है। तो ये बेसिकली जो है हमारे मुल्क में ये एक प्रथा बन गई और रही। और चुनाव हमने ये देखा कि पिछले साल जो है कई स्टेट्स के चुनाव जो है, हमने देखा कि 4 इलेक्शन जो है लोकसभा चुनाव के साथ भी हुए। उसके अलावा भी कई बार जो है जब स्टेट्स के सिलेक्शन आए, जब महाराष्ट्र का और झारखंड का तो अभी कराया गया, हरियाणा वगैरह का बाहर पहले क्यों कराया गया? ऑलमोस्ट वही टाइमिंग था, 1 आध महीने के 15 दिन के बीच जो ये किए जा सकते थे, पर आपने क्यों नहीं किया? तो कहा कि हमारे पास वो लॉजिस्टिक्स नहीं है, सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। और पिछले 2-3 चुनाव से हम देख रहे हैं, बंगाल में तो 7-8 फेज भी होंगे, उत्तर प्रदेश में 7-8 फेज भी होंगे, पर तमिलनाडु, बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, तमिलनाडु में 39 सीट है, एक ही दिन में होगा। ये जो एबरेशंस है ये क्यों है? और लगातार हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट फेजेस के इलेक्शंस करने का जो एक तरीका है वो बढ़ गया है। स्टेट्स में हम इसलिए नहीं करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटीज हमें चाहिए, हम देखते हैं कि कहां कैसे हम पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और हो सकता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट में, जैसे बीटी वाला साहब कह रहे थे, कि उसमें ईवीएम का भी मैनेजमेंट होता हो। महाराष्ट्र के चुनाव में धनंजय साहब ने कहा भी, जिक्र भी किया इसका। तो ये सारी चीजें हमें देख के हमें ये लगता है कि कहीं ये वन नेशन, सो कॉल्ड वन नेशन, तो मानते नहीं, वन कंट्री इट शुड बी, ये इलेक्शन कराना जो है कहीं ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का तो नहीं है। और एक चीज और इसमें आपको समझना पड़ेगा, 2019 से 26 लाख ईवीएम मशीन्स गायब है, वो आज तक नहीं मिले। इस बार 23 लाख मशीनें और खरीदी गई हैं, तो 26 लाख मशीनों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस पर किसी ने सवाल उठाया नहीं।
मैं मानता हूं कि कई बार जो है ऑपोजिशन जो है सवाल उठाने से कतराती है या सवाल ठीक से नहीं उठाती है। अब एक से साथ में एक चीज और जोड़ता हूं कि ये तो मैनेजमेंट्स की बातें आ गई। फंडामेंटल क्या चेंज ला रहे हैं हम 3 बेसिक एक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि हम स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स हैं, जिनका मान लीजिए कि 2 ही साल अभी चुनाव हुए हैं, 4 साल बचे हैं, जो कोविड कमेटी के हिसाब से। और कोविड कमेटी के लिए भी मुझे एक चीज कहना है, कोविड कमेटी ने एक बहुत बड़ा जो फैसला लिया, बहुत बड़ी जो एक रिपोर्ट दी, पूरे मुल्क के हर कोने को जो इफेक्ट करती है, उन्होंने अपने लोगों के अलावा दूसरे लोगों से बात क्यों नहीं की? ये अपने आप में राष्ट्र की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। तो उनको सबसे बात करनी चाहिए थी, सबकी बात उसमें नहीं समाती है। ये अपने आप में इस जो रिपोर्ट है उसमें ये खामी है बहुत बड़ी। दूसरी चीज में थोड़ा सा फर्क जा रहा हूं कि ये अगर आप पूरे जो एक्ट वगैरह जितना सारी चीजें देखें, उसमें एक तो यह है कि जो 356 के पावर्स के इस्तेमाल करके स्टेट्स के सरकारों को बर्खास्त कर दो, उनको तहस नहस कर दो, जिनके इलेक्शंस नहीं है उनके इलेक्शन करवा दो, जिनके इलेक्शन होने हैं उनके इलेक्शन को पीछे करा दो, और इस तरह के कई तरह के कोविड के सजेशन से वो मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। पर मेरा कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखें, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, इसमें कोई नई चीज नहीं आ रही है एक्सेप्ट कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम कैसे कर लें। तो मेरा एक सुझाव जो है उसमें यह है, कई बार लोगों ने कहा कि बैलेट से चुनाव करें। हम बैलेट के चुनाव भी देख चुके हैं, हम लोग बैलेट के चुनाव में भी बहुत गड़बड़ियां की जाती थी, तभी ईवीएम की बात आई थी और मिसेस गांधी ने ईवीएम को देखा था, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। पर मैं मानता हूं कि ईवीएम और पेपर ट्रेल, इन दोनों की प्रॉपर ऑडिटिंग साथ होनी चाहिए और पेपर ट्रेल की भी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन के रूल्स को देखें तो उसमें पेपर जो प्रिंट है, जो पेपर ट्रेल है, वीवीपीएटी जो है, उसको जो है ज्यादा अहमियत दिए गए है। बनस्पत जो बैलेट काउंटिंग होती है थ्रू द मशीन ओनली, उनपे है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो प्रिंट है वो जो है वो उसका असर जो है उसको माना जाएगा, प्रिंट जो पेपर ट्रेल का है वो माना जाएगा। जी दूसरी चीज, आप नया क्या चीज कर रहे हैं, मैं थोड़ा से तो एक छोटा सा वक्त थोड़ा सा आपसे लूंगा। मैंने कहा आप नया क्या कर रहे हैं? चुनाव। मेरा कहना है कि आप चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि चुनाव में रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म में किसको मना करना है, किसी को मना नहीं करना है, पर क्या रिफॉर्म हो रहा है उसमें? आप लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा जो है उसका टर्म कम क्यों नहीं कर देते हैं? 4 साल क्यों नहीं करते हैं? 5 साल का वक्त जो है भ्रष्टाचार करने के लिए बड़ा आसान होता है, मिसमैनेज करने के लिए बड़ा आसान होता है। हम देख चुके हैं अभी जो अगर हम ग्रोथ की बात करें, पूरे मुल्क का ग्रोथ जो है इस वक्त, जब पिछले महीने जो रिपोर्ट आई है 5.4% का जीडीपी ग्रोथ जो है 2 साल में सबसे न्यूनतम है। और आरबीआई की रिपोर्ट अगर देखें आप, 6% से ज्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है रोज, वो महंगाई सबसे मैक्सिमम पे आ गया है। तो नई कौन सी चीज आई? मेरा एक सुझाव है कि लोकसभा और विधानसभा के टर्म्स जो है वो 4 साल के किया जाए। हमारे देश में चुनाव के जो प्रोसीजर है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। मेरा एक सुझाव और है, कोई भी नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, उपमंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो भी यहां बैठा है, 2 बार से ज्यादा उसको चुनाव के मौके नहीं दिया जाए, तीसरी बार किसी को मौका न मिले। अगर हम ये कर सकते तो जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म जिसकी हम बात करते उसकी कहीं थोड़ी बहुत शुरुआत हो सकती है। बातें और होंगी, मुझे अभी इतने पर ही इजाजत दीजिए और उसकी भी बातें मुझे सुननी है। बहुत शुक्रिया आपके। असल में आपने तमाम सारे नए इसमें एस्पेक्ट्स इस पूरी डिबेट के अंदर जोड़े हैं। मैं मोहम्मद खालिक साहब के पास में ये जो लॉ है बहुत ही गलत बना हुआ है, मैं ये मानता हूँ। जी, मैं अब मोहम्मद खालिक साहब के पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बहुत एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि ये कोविद साहब जो है ये गए किससे मिलने और कहाँ गए, कौन सी इनने पब्लिक हियरिंग की,
और वो रिपोर्ट जो है उसके अंदर तो ये वाली बात आना चाहिए कि भाई 28 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इस देश का चुनाव का एक पूरा हिस्सा है, उनमें से कितने लोगों से इन्होंने मुलाकात की और उन्होंने क्या फीडबैक देने का काम किया, और कितने इस देश के अंदर जो है 142 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर, मतलब सांसद जो हैं और विधायक जो हैं वो तो कुल मिलाकर के उनकी संख्या तो 10,000 तक पहुंच जाती है, और लाखों हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायतों के। तो इनसे कहाँ पर इंटरेक्शन किया, कहाँ पर इनको प्रस्ताव भेजे, कौन से इनके लोगों ने सुझाव लिए, ये सब तो एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत वैलिड सवाल जो है सरकार साहब ने उठाया है। खालिद साहब जो सुझाव दिए हैं आपने, अब सवाल ये है कि कोविड से आपने तो रिपोर्ट जमा कर दी, अब वो तो फिर से कोई बैठे कमीशन, तब सुनवाई हो सरकार साहब की। अभी तो मामला उन्होंने अपना लॉक कर दिया, आ गया उनके पास में, कैबिनेट ने पास कर दिया। अब आप क्या कहेंगे इसमें खालिद साहब? देखिए डॉक्टर सुनीलम और जितने भी मेरे साथी यहाँ पे हैं, हमें पता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं। जब सरकार कोई कमेटी बनाती है तो उस कमेटी को पहले पता होता है कि सरकार क्या चाहती है, और एक होता है ऑफिशियल टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि भी आप इस दायरे में काम करें होता है, एक होता है अनऑफिशियल कि सरकार ने क्या डायरेक्शन दे दी है कि आपने ऐसी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उसको को तो हम वैसे ही खारिज करते हैं क्योंकि वो कोई न्यूट्रल लोगों की रिपोर्ट नहीं है, और उसका जो हेड है वो कैसे राष्ट्रपति बना, क्यों बना, उसको भी हम जानते हैं और रिपोर्ट को भी हम जानते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अंदर दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो 8-9 कंट्रीज हैं उनमें इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होता है और वो बड़ा कामयाब है। अब वन नेशन वन इलेक्शन जिन का एग्जाम्पल दी है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे साउथ अफ्रीका है, दूसरे हैं, उनका जो इलेक्टोरल सिस्टम है बिल्कुल हमारे से मेल नहीं खाता। और दूसरे ये है कि वहां पर इतना बड़ा इलेक्टोरेट नहीं है जितना हमारे यहाँ है, और ना ही उस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस तरह से हमारे यहाँ है। तो उस चीज को ला करके, क्योंकि एक कन्वीनियंट आर्गुमेंट आपने नैरेटिव बिल्ड करना है और उसके ऊपर आगे देश में नैरेटिव बिल्ड करना है, इसलिए आपने वो सारा ला करके रख दिया। ना तो आम जनता से कोई राय ली गई, सिर्फ वो कमेटी के मेंबर मिले और उन्होंने सरकार की मंशा को जाना, उसके मुताबिक रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हाँ जी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी है, क्या प्रैक्टिकेबिलिटी है, क्या ये पॉसिबल है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कहा पैस साहब ने कि 52 से 67 तक ऑलमोस्ट वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही था, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, वो आज की परिस्थिति नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग हो जाती है, ये आर्गुमेंट ये है कि खर्चा बहुत होता है, एक ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है बार बार, जिसकी वजह से गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स आती है, गवर्नेंस जो है वो पीछे पड़ जाती है। खर्चा कभी भी कम होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो ईवीएम रखनी है तो डबल ईवीएम बनानी पड़ेंगी, और ईवीएम का मतलब है कि केवल मशीन नहीं बनानी बल्कि उसकी मेंटेनेंस भी होती है, और हर जब भी इलेक्शन होता है उसको दोबारा से उस पर एक अच्छा खासा खर्चा है। उसके बाद अगर कहीं पर सरकार गिर जाती है राज्य में, तो सरकार गिर गई, लेकिन इलेक्शन तो आपको करवाना पड़ेगा ना, चाहे आप थोड़े पीरियड के लिए करवाए, 2 साल के लिए करवाए, तो खर्चा कहां कम हो गया। तीसरी चीज, अगर पार्लियामेंट गिर जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती है और मिड टर्म पोल होता है, तो इसका मतलब बाकी सारे स्टेट्स की असेंबलियों को भी मिड टर्म पोल होगा। ये चीज जो है इसकी वजह से मुझे लगता है कि, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, डेफिनेटली देखो स्टेट के इलेक्शन जो हैं वो अलग मुद्दों पे होते हैं और लोकसभा के इलेक्शन अलग मुद्दों पे होते हैं। अब उन सब को इकट्ठा करके अगर इलेक्शन लड़ोगे तो रीजनल मुद्दे जो हैं वो तो दब जाएंगे, वो तो खत्म हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि आप कन्वीनियंटली नेशनल मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़के जीतना चाहते हैं, और जो सेंट्रलाइजेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन होगी, जिससे हमारा जो फेडरल ढांचा है उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। फेडरल स्ट्रक्चर वैसे ही बड़ा डामाडोल है, जिस तरह से
पिछले कुछ सालों से, और कोविड के बाद तो बिल्कुल ही म्यूनिसिपैलिटियां बना दी हैं, और जीएसटी जिस तरह से केंद्र ने अपने कब्जे में किया हुआ है, उससे तो स्टेट गवर्नमेंट पहले ही वो बन गई है, म्यूनिसिपल कमेटीज बन गई। तो उसको और ज्यादा अगर आप वो करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन भी करना चाहते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कोई भी जो रीजनल पार्टी, रीजनल मुद्दे और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव सही नहीं है। इसलिए ना ये फिजिबल है, ना प्रैक्टिकेबल है, ना डिजायरेबल है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन आप उसको थोपना चाहते हैं ये सोच करके कि हम किसी ने किसी तरह से लोकसभा में भी इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और स्टेट से हम उसको वो नहीं करवाएंगे, किसी तरह से रेटिफिकेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आप अपना जो रूट हो सकता है ये वॉइस वोट के साथ करवाने की कोशिश करें, जैसे 3 कानून करवाए गए थे कि वॉइस वोट होगी, क्योंकि चेयर आपके कब्जे में है, वो कहते पास है जी, पास है जी, पास है जी। तो ये सब खदशे जो हैं हमें साफ नजर आ रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। अभय जी के पास आता हूँ। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतनी सारी आपत्तियां दर्ज कर दी हमारे सब पैनलिस्टों ने, तो ये करने का मकसद क्या है? मतलब आखिरकार ये सब आपत्तियां छुपी हुई तो नहीं है? ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आज ही सामने आ गया हो? तो फिर आपको इंटेंशन क्या लगता है? मतलब वो जुमलेबाजी है, ठीक है, लेकिन इसका मकसद फिर क्या आपको समझ में आता है? ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद है, महिलाओं के रिजर्वेशन का भी उन्होंने ऐसे ही पारित कर दिया अपना। जो आशंका भी व्यक्त की खालिक साहब ने है कि ऐसे कर करा के वो कर देंगे पारित, और फिर कहेंगे कि हम भाई 10 साल के बाद में इसको लागू करेंगे। तो आप का क्या इसके ऊपर सोचना है? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये जहन में रखनी है कि जो भी इस मुल्क का जो भी एक रूलिंग क्लास है, शासक वर्ग है, उसकी जाति क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस समाज से आता है, किस तबके से आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अभी भी वो बहुत ही माइनॉरिटी है, बहुत ही सवर्ण तबके से वो आता है, और उसके पीछे जो बैकिंग जो होती है वो पैसे वाले लोगों की बैकिंग होती है। तो रूलिंग क्लास का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन जो वोट देने वाले जो लोग हैं वो लोग बहुसंख्यक हैं, वो लोग बहुजन हैं, और इस बहुजन संवाद चैनल पे हम बात कर रहे हैं जिसमें दलित हैं, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है उसके साथ। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, और इसके ऊपर शोध भी हुआ है कि जो वंचित तबके के जो लोग होते हैं उनको वोट डालने की जो चाहत होती है वो पैसे वाले लोग और मिडिल क्लास के लोगों से ज्यादा होती है। मैंने पाया है कि जो हमारे सवर्ण दोस्त होते हैं वो बार बार कहते हैं मैं नोटा को जाके बटन दबाऊंगा, मैं वोट डालने क्यों जाऊंगा, जो वोट वाले जो डे है उस दिन मैं आराम करूंगा, मैं पिकनिक मनाऊंगा। लेकिन मैंने पाया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी और बैकवर्ड क्लासेस के जो हमारे साथी होते हैं वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली से बिहार या झारखंड जाते हैं और वोट डालते हैं। तो रूलिंग क्लासेस की सबसे बड़ी घबराहट ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चुनाव का जो उनको ताकत दे दी, वन मैन वन वोट का पावर जो दे दिया, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी एक सामंती देश में, एक जाति पे आधारित देश में, तो उनको लगता है कि यार ये चुनाव के वक्त तो ये हंगामा खड़ा करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो थोड़ा एलपीजी की जो कीमत है झूठा ही सही 50 रुपए हमें कम करने का वादा देना होता है, हमको कुछ अपने जो एग्रेसिव पॉलिसी जो होती है बिजनेस क्लासेस के लिए उस पर थोड़ा सा ब्रेक डालना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए अगर आप सिनेमा को देखें 1970 या 80 के सिनेमा को भी देखें या हाल फिलहाल के भी सिनेमा को देखें तो उसमें पाया गया है कि जो बाबू है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ईमानदार होता है, वो देश के लिए काम करता है। और जो नेता जो होता है वो बहुत ही भ्रष्ट होता है। नेता भी भ्रष्ट हो सकता है, पत्रकार भी भ्रष्ट हो सकता है, नौकरशाह भी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन नेताओं को भ्रष्ट करने के पीछे यह है कि राजनीति को खारिज करो, क्योंकि राजनीति के थ्रू इस देश का जो वंचित तबका है वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है। ये देखिए, सोचिए, इस देश में एक आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बन गया है, एक दलित एक राष्ट्रपति बन गया है, लेकिन अंग्रेजी अखबार के किसी भी बड़े चैनल
हिंदी चैनल हो या अंग्रेजी चैनल हो, उसका कोई भी एडिटर जो है कोई आदिवासी और कोई दलित नहीं बन पाया है। जो बिजनेस क्लासेस हैं वहां पे 97% लोग जो बिजनेस के जो टॉप सीईओ हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इस पे रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें 97% जो लोग हैं वो ब्राह्मण और बनिया दो जातों से आते हैं। तो उनको तो घबराहट होगी चुनाव से। तो चुनाव को ये क्या करना चाहते हैं, हो कभी कभी हो, आराम से हो, प्रेम से हो, विकास का काम ज्यादा हो, और इसलिए चुनाव से उनको घबराहट है। लेकिन लोकतंत्र का एक भ्रम भी पैदा करना है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि याद रखिए, इस देश में चुनाव पे जो चर्चा जो होती है वो बहुत ही सतही चर्चा होती है। चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए जो है वो उसके लिए कहेंगे कि उसका बैरोमीटर है, नहीं है। लोकतंत्र वही है जहां पे चुनाव फ्री एंड फेयर हो, और जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में कि वहां पे जो वंचित तबका हो उसको प्रोपोर्शनल और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिले, यानी सिर्फ संख्या में ही वो बराबर ना हो बल्कि असरदार भी हो। आप देखिए इस देश में मुसलमान आजादी से बाद से लेके 15% या 13% उनकी आबादी है, आज तक वो 3, 4, 5, 6% से ज्यादा नहीं हो पाए। थोड़ी बहुत उनकी संख्या जो 77 में इमरजेंसी के बाद से थोड़ी बहुत उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन पिछले 10 सालों में उनकी संख्या गिर गई है। दलितों को देखिए, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि जो पार्टियां हैं, जो दलित पार्टियां नहीं है, उनमें दलित लोगों को बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मुझे लगता है एज ए राजनीति शास्त्र का मैं छात्र होने के नाते ये वंचितों के लिए अहम मुद्दा है। लेकिन ये बात आप कह नहीं सकते हैं, तो आप पूरे चर्चा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कभी करप्शन की बात करते हैं, तो कभी आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है। तो ये सब वंचितों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है सेंट्रलाइजेशन की पॉलिटिक्स से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने जो सवाल उठाया, असल में ये बहुत बड़ा सवाल है कि 0.6% का अंतर रह जाता है हरियाणा में, और जो है तो उसके बावजूद भी नतीजा जो आता है वो तो सरकार बन जाती है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो 50%, नेपाल जैसे देश के अंदर 50% के ऊपर पॉपुलर मैंडेट से चुनाव होता है, और बाद की जो है लिस्ट होती है पार्टियों के लिए, जो लोग वोट डालते हैं, और उसके बाद में जो है लिस्ट के हिसाब से पार्टियां अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल कर देती हैं। जर्मनी के अंदर इस तरीके का होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तमाम सारे देशों के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो है कि 51% वाला तो सरकार बना दे और वो बिल्कुल 54 इंच का सीना लेके घूमे, और 49% वाला जो है वो बिल्कुल भीगी बिल्ली हो जाए और कहे कि इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिर एक राइट टू रिकॉल का भी सवाल है, तमाम सारे सवाल है। मैं तिवारी जी आपके पास में आता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने देख लिया यहाँ पर जो पूरी बातचीत हो रही है, सबने आपत्तियां अलग अलग तरीके के प्रकट की और बहुत ही जायज हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब आपका जो पॉलिटिकल असेसमेंट है वो क्या कहता है कि इस सत्र के अंदर, जबकि सत्र चलने नहीं दे रही है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल के ऊपर अभी 12 घंटे का बहस जो है वो है, लेकिन इसके अलावा सरकार ही नहीं चलने दे रही है पार्लियामेंट को, तो आपको क्या लगता है कि ये इसी बार पारित हो जाएगा? और पारित भी अगर हो जाता है तो उन्होंने कहा जेपीसी को दे देंगे, तो जेपीसी में चला जाएगा। अब जेपीसी के अंदर तो बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, तो गई मतलब भैंस पानी में, तो अब फिर कब निकलेगी पता नहीं है इसका। तो क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? जी सर, अपने सारे पैनलिस्टों की बातों में अपने आप को शामिल करते हुए अभय जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इस पूरे के पूरे जनतांत्रिक प्रक्रिया से ये जो मौजूदा सरकार है उसका विश्वास नहीं है उसमें। वो मैंने चुनाव चाहती है, और मैंने चुनाव वो 14 से लगातार करते हुए, सारे अनुभवों को इकट्ठा करते हुए आज वो इस बात पर निश्चित हो चुकी है कि अब मैं चुनाव मैनेज करने की स्थिति में हूँ। मैं जैसा चाहूंगा परिणाम निकाल के रखूंगा, और उसी का एक तरीके से बिल्कुल आप सीधा सीधा उनकी मंशा साफ हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जो कर रहे हैं। उनको बहाना चाहिए कि जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें सारी जनता वोट दे रही है, जिसका परिणाम अभी आप लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है,
तमाम जगहों पर सीधे सीधे चुनाव से पहले, एक हफ्ता पहले, सारे मतदाताओं के आधार कार्ड इन्होंने इकट्ठा कर लिया राशन के नाम पर, और उनके वोट पड़ गए। जिनका नहीं आया था उनको वोट डालने नहीं दिया गया। तो अब ये चुनाव आयोग से लेकर के चुनाव कराने की पूरी मशीनरी से लेकर के पूरे शासन तक, अब इनको है कि अब मैं चुनाव को मैनेज कर पाने की स्थिति में, और इनको मैनेज चुनाव चाहिए, और इनको चाहिए अपना एकाधिकार, इनको चाहिए। हमको तो यह बात भी दिखाई पड़ रही है कि आने वाले दिनों में जो भी ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि तरीके में अपना इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चाहिए, हमको तो लगता है कि वो केवल 100 पीस रहेगी मशीनें। इनका सीधे सीधे वहां से वो जो सो वो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, अपना विधायकों का, सांसदों का सर्टिफिकेट इशू होकर के जनता के बीच कहा जाएगा, ये देखिए ये अपना चुनाव हो गया। लेकिन जनता के बीच से भी, खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, और वहां पर जिस तरीके से जनता निकल के सामने आ रही है, और खास करके हम तो बधाई देंगे अपने उन गांव को, अपने गांव सभाओं को, जिन्होंने गांव सभा स्तर पर बाकायदे प्रस्ताव पारित करके भेज दिया डीएम को, और वो प्रस्ताव आगे भी बढ़ेगा कि हम बैलेट से चुनाव कराएंगे। और बैलेट से चुनाव कराने का मार्ग पोल कराने के पीछे ये सरकार बिल्कुल धाराशायी हो गई है, पसीने पसीने हो गई है। तो अगर वहां पर यह निर्णय हो गया कि नहीं, हम अपने यहाँ बैलेट से चुनाव कराएंगे, और हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था, खास करके जो उसकी व्यवस्था है, उसका प्राविधान है कि पंचायती राज व्यवस्था में गांव सभा, गांव की इकाई हमारे यहाँ प्रधान है, वो अपने यहाँ का जो भी निर्णय करती है, जो भी व्यवस्था वो देना चाहे, उसको मानना पड़ेगा केंद्रीय चुनाव आयोग को भी। ऐसी हालत में ये जो राम कोविंद महोदय के वो नेतृत्व में जो इन्होंने अपना कमेटी बनाया है, तो राम कोविंद हो चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, इन लोगों को किस तरीके से ला करके, जो हमारे यहाँ गोबर गणेश एक होता है, हम लोग को गांव पर अपना रखा जाता था, उनके माध्यम से जो चाहे सो करवा ले, जो चाहे सो रिपोर्ट करवा ले, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इतना तो निश्चित है कि अब ये सरकार, और खास करके मोदी जी, पूरे के पूरे ठिठुरई पर आमादा हैं। तो हमको यह बात तो नहीं मानना चाहिए कि कहाँ होगा, जेपीसी में जाएगा तो क्या होगा। संसद में हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से बजट पारित होता है। संसद में हम लोगों ने देखा कि अपने ये राज्यसभा के सभापति महोदय हो या अपने लोकसभा के अध्यक्ष ही हो, वो किस तरीके से व्यवस्थाएं देते हैं। पहली बार देश में हिंदुस्तान की उसमें इन लोगों के अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव हमारे न्यायाधीश पर भी आ रहा है। तो इन सारी चीजों का इस सरकार को कहीं कोई उसके सेहत पर असर नहीं पड़ता है। ये लोग थेथर लोग हैं, ये इसको पारित भी करेंगे। अगर मोदी जी ने मन बना लिया कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कराएंगे, चाहे उसके लिए देश में चाहे जो इनको करना पड़े, खून खराबा करना पड़े, चाहे जो करना पड़े। अरे मणिपुर जल रहा है ना 1.5 साल से, 2 साल से, क्या हो रहा है? या अपना कश्मीर था ना, अपने कश्मीर में 1.5 साल 2 साल से लोगों को 5 साल 6 साल तक वहां लोगों को कैद में रख करके कराया गया ना, तो चुनाव ये लोग चलाए ना। तो अगर मोदी जी ने निश्चित कर लिया है कि हम इसको करेंगे, तो वो कर लेंगे। और अभी जो स्थिति है संसद में हो, या महाराष्ट्र में हो, या आपके हरियाणा में हो, या देश के पैमाने पर जहां कहीं, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और डंके की चोट पे धड़ल्ले के साथ उसको करे, इसका प्रावधान कहाँ है? तो ये सदन में लाएंगे, इनके जेपीसी भी बन जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यह बात तो कहने की नहीं है कि ये उसको लागू करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ये हकीकत बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हकीकत भी होगा। और अगर मोदी जी ने तय कर लिया है तो आप मान के चलिए। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन कहीं ना कहीं से जनतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म करने का, या फाइनल उसके ऊपर पटाक्षेप करने का इनका ये पूरी साजिश है। और ये तानाशाही के अंतर्गत अपना एकाधिकार वर्चस्ववादी शासन सत्ता स्थापित करने की ओर ये बढ़ चुके हैं। जी तिवारी जी, आप ये भूल गए हैं कि 3 कानून पारित किए, वो लागू नहीं हो पाए। सीए एनआरसी इन्होंने लागू किया,
मतलब इन्होंने पारित किया, वो लागू नहीं हो पाया। ऐसे 36 चीजें हैं जो ये लागू करे, और बहुत से ऐसे 360 मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तो कुछ नहीं हो पाया। देश गजब का देश है। आप कुछ सरकार साहब बोलना चाह रहे थे, आप कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे, आप बोले, है ना? 2-2 जी, मिनट बहुत की धन्यवाद टिप्पणी सबसे आपको। लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, संसद में विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी तरह से बना के चलनी पड़ेगी। मैंने 2-3 सुझाव दिए, जरूरी नहीं है वो माने, पर उससे जुड़ते हुए कोई भी ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं उसका अमेंडमेंट लेकर आए ऑफिशियली। वो अमेंडमेंट्स काम करेंगे। 4 साल का टर्म क्यों नहीं हो? 4 साल का टर्म इंट्रोड्यूस कराने का आप अमेंडमेंट दीजिए। एक अमेंडमेंट दीजिए कि ईवीएम और वीवीपैट के हर एक बूथ पर उसकी काउंटिंग एक साथ होगी। तीसरा आप दीजिए, जो मैंने कहा कि 4 साल का और लोकसभा और विधानसभा हो, और कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार चुनाव लड़ चुका हो किसी भी पद के लिए, तीसरी बार उसको जी। चुनाव लड़ने का मौका ना मिले, चाहे किसी भी पद पर हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर जी। आप लेकर आएंगे, ठीक ये है। 3-4, बहुत बहुत और जी, उस पर जो है बहुत कोई शुक्रिया भी आपका। सदन ना नहीं कर असल सकता। में जी, मैं आपको सरकार साहब केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे 234 सांसद मणिपुर पे बहस चाहते हैं, अडानी पे बहस चाहते हैं, संबल पे बहस चाहते हैं। उस पर ध्यानाकर्षण नहीं लग पा रहा। आप तो 1 घंटे की चर्चा नहीं हो पा रही और आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो खैर मतलब आपका सुझाव है। मैं अब देखिए, जो अमेंडमेंट है एक कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स फिरोज है। भाई से मैं कहूंगा अमेंडमेंट्स की कि वजह से जी, जी, जी। चीजें जो है रुक जाती है। जी, 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 जी। फिरोज भाई आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। आप अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी यस यस, नहीं मैं 1.5 मिनट लूंगा। पॉइंट ये है कि ईवीएम और वीवीपैट पे धनंजय हम जैसे साथियों ने बहुत काम किया है। देश के विविध इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स के साथ काम किया है, जिन्होंने ये बात आई थी। मैं देवाशयम से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया, 2004 से काम करे वो। तो उन्होंने भी, हम लोगों ने अगस्त में एक स्टेटमेंट निकाली थी कि तो सरकार साहब जो बोल रहे हैं अभी कि ईवीएम वीवीपैट का पेपर काउंटिंग होना चाहिए, मगर ज्यादा संशोधन के बाद देवाशयम जी और वो पूरी टीम ये निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये जो ईवीएम वीवीपैट सिस्टम है उस पर भरोसा करने लायक है ही नहीं, वो मैनिपुलेट होना ही है। तो अभी बैक टू द बैलेट पेपर की बात है, और बैलेट पेपर पे जो धांधली होती थी वो टीएन सेशन आने के बाद काफी चीजें संयम में आई थी, कंट्रोल में आई थी। और आज जब मोबाइल का जमाना है, सीसीटीवी कैमरा का जमाना है, तो जी, जी। बराबर से ये बैलेट के सिस्टम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जी, हम ट्रांसपेरेंट कर लोग इस सकते पे हैं। फिरोज भाई अलग जी से चर्चा जी करेंगे। बैक टू जी जी बैलेट पेपर हम अलग से चर्चा करेंगे। जी जी, मैं बस धनंजय इतना जी ही आपसे बोलना चाहता हूँ कि है। और वन आखिरी में नेशन खाली वन इतना ही इलेक्शन बोलना को लेके चाहूंगा आपकी कि टिप्पणी। जी। वन यस यस, ओके ओके फाइन, यस। तो जी जैसे धनंजय कि जी, आप अनम्यूट बहुत कर सारे दें। जी, मसले हैं बोलिए, जिसको बोलिए। कैबिनेट और संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो उसी तरह से ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो सोच है केंद्र सरकार की, बीजेपी की, आरएसएस की, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं देश में, अभी भी करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से रेशन देना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ 4 दिन पहले ही माननीय न्यायालय ने भी इसके ऊपर टिप्पणी की है कि आप रोजगार कहाँ पे तैयार कर रहे हो। तो जीने के जो मुद्दे हैं जनता के, उसके ऊपर से ध्यान हटका के ऐसे ही कुछ नया जो भूत जिसको कहते हैं या शैतान खड़ा करने की कोशिश करना जी, और लोगों को ध्यान भटकाने का ये जी। षड्यंत्र है, जिसको जैसे सीए एनआरसी का हुआ, जैसे किसानों के खिलाफ जो कानून लाने की कोशिश रही, उस वक्त जैसी देश की जनता ने रास्ते पे उतर के सभी लोगों ने उसका विरोध किया, उसी तरह से हम डट के विरोध करेंगे और ये मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होंगे, इसका हम सतर्कता लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी। मैं खालिक साहब आपके पास आऊंगा, आपसे एक 2 मिनट की टिप्पणी आपसे चाहूंगा ताकि दोनों और पैनलिस्ट अपनी बात रख सकें। जी बोलें। जी, मैं तो यही कहूंगा कि
इसमें बिल्कुल सही है कि अपोजिशन को दोनों सदनों के अंदर बहुत ही सतर्कता की जरूरत रहेगी कि किस तरह से सरकार मूव करती है इस मोशन को और किस तरह से वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से पास करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सरकार का भी या मोदी का या उसके जो नैरेटिव बिल्डर हैं उनके भी नाक का सवाल बना पड़ा है। अभी परसों ही कुरुक्षेत्र में वो आए जो कृषि मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उन्होंने बजाय इसके कि वो वहां पर जो रेलेवेंट बात करें, उन्होंने वहां पर वो ढोल बजाना वन नेशन वन इलेक्शन का शुरू कर दिया। उन्होंने तो अपने सारे जो हैं छोड़े हुए हैं लोग इस नैरेटिव को, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन की यूनिटी बहुत जरूरी है, जो कि मुझे कई बार नजर नहीं आती, जिसकी वजह से ही सरकार जो है ऐसी चीजें पास करवाने में कामयाब होती है। ये बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय जी। मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी 2 मिनट की। जो वन इलेक्शंस वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, जो वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि वन नेशन वन सैलरी क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए, वन नेशन वन हाउसिंग प्लानिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। जो सोशलिस्टों का जो डिमांड है कि भाई सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको काम मिलना चाहिए, इस पे तो कभी नहीं सोचते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वंचितों को और वंचित करने की साजिश है। एक सिंपल, एक छोटा उदाहरण मैं झारखंड के चुनाव को दूंगा कि देखिए, पैनल में बाकी हमारे साथियों ने कहा कि ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। झारखंड में चुनाव हुआ और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लाया। मैनिफेस्टो कितने पेज का था आपको बता दूं, 80 पेज के करीब थे, और 80 पेज में से 23 पेज पे नरेंद्र मोदी जी की खुद बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। और जो झारखंड के जो आदिवासी लीडर हैं, जहां उनकी आबादी 30% के करीब है, जो लोग बाहरी और घुसपैठिए का डिबेट चलाए हुए थे, वो गुजरात के एक लीडर का 23 फोटो है। और जो यहाँ का धरती पुत्र है, जो यहाँ का आदिवासी है, उसकी जो तस्वीर है, वो स्टाम्प पेपर की डिब्बी इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी, 1 या 2 कहीं आपने खाना पूर्ति कर दी। जी तो जी आपकी मंशा बिल्कुल जाहिर है कि आप जो हैं न्याय नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। राहुल जी, आपकी 1 मिनट की टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अनम्यूट कीजिए राहुल जी। विपक्ष उसका अगर बिल संसद में आता है तो उसका विपक्ष तगड़ा विरोध करेगी, ये तो बात सही है, लेकिन ये संभव नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कोई बात संभव नहीं है। इसके अलावा भी ये देश है लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी बहुत सारे चुनाव होते, लोकल बॉडी के चुनाव होते, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मतलब हो जाता है वो। तो ये कोई संभव बात नहीं है। उससे अच्छा है कि हम लोग ये बहस करें, ये बात चले देश में कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। आज इसकी जरूरत है। आज देश के पूरे लोगों ने, जनता ने और राजनीतिक दलों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए भी आपको एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट मूव करना पड़ेगा बहुत हाउस शुक्रिया में आपका। प्रोसेस डॉक्टर को तिवारी रोकने जी, के लिए। आपके जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जी ठीक है। सर, डॉक्टर तिवारी जी, अंतिम टिप्पणी आपकी, समय हम समाप्त तो हो ये रहा है। कहेंगे कि एक मोदी मिनट। जी पूरा जानते हैं कि हमारे सारे नेता मेढक हैं, जिंदा मेढक हैं, ये एक तराजू पर आ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो बर्बर तरीके से तानाशाही और एकाधिकार को उन्होंने थोपने का पूरा जिम्मा ले लिया है, और ये एन केन प्रकारेण उसको थोप देंगे, क्योंकि सभापति इनके पास है, लोकसभा अध्यक्ष इनके पास है, चुनाव आयोग इनके पास है, इनके पास सारी मशीनरी इकट्ठी हो चुकी है, और ये कटिबद्ध है इस व्यवस्था को थोपने के लिए, और इसको थोप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का। मुझे लगता है इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर के को लेकर के हम लोग भी चर्चा करेंगे। पूरे देश के अंदर जो नए सवाल होते हैं, मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वो इसको जरूर शेयर करें अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक के ग्रुप्स में, ताकि
ये बहस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि काम तो ये कोविड जी का था कि उन्हें पूरे देश के अंदर इस बहस को खड़ा करना चाहिए था, और जो देश के लोगों की आकांक्षा थी वो सरकार तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन उन्होंने ये काम